हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले समझाना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हम पहले भी समझ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होगी इसकी बाउंड्री पे, दो मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होगी उसे बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ होगी उसे क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं आउटर मेम्ब्रेन आपके सामने। अगर मैं इस लाइन को कहूं आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप बनाया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप सिलेंड्रिकल ही होती है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। अब इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम यही डायग्राम में ही लिख देते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये मोर परमिएबल होती है, मोर परमिएबल इन कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। मोर परमिएबल क्यों होती है? मोर परमिएबल ड्यू टू पोरिन्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ छेद मिलते हैं, उन छेद से यहाँ का सब्सटेंस यहाँ आ जाता है और यहाँ का सब्सटेंस यहाँ आ सकता है। परमिएबल का मतलब ही है सब्सटेंस जिसके आर पार जा सके। यहाँ पे पोरिन्स होते हैं, छेद होते हैं, इसलिए ये क्या है, मोर परमिएबल है। अगली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोटीन बहुत ही कम होता है इस मेम्ब्रेन में, लेस प्रोटीन अवेलेबल है। अगर प्रोटीन कम है तो यहाँ पे लेस एंजाइम है, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन कम है तो यहाँ पे मोर लिपिड होता है। बेसिकली इस मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड क्या होता है, हाई होता है जनरली। इस मेम्ब्रेन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही, तो ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है। अगर ध्यान से देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहर है ये, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को लिमिट करती है, यहीं तक रहो, आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ने से रोकती है। तो आप इसे लिखोगे लिमिटिंग बाउंड्री, लिमिटिंग बाउंड्री। ये सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जिनको हमने अच्छे से समझा। अब हम इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ड्रॉ करेंगे इनर मेम्ब्रेन। बेसिकली इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इसकी तरह बिल्कुल ही कंटिन्यूअस नहीं होती है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कुछ जगहों पे कुछ ऐसी मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। बेसिकली कुछ कुछ जगहों पे ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, कुछ ऐसे, कुछ जगहों पर ही हुई है, अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। इन फोल्ड को भी अलग अलग नाम देते हैं। पहले तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्या है? बेसिकली ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। जैसा कि वहां पे लिखा है मोर परमिएबल, तो ये कैसी हो जाएगी, लेस परमिएबल। बिल्का इस उसका ऑपोजिट, लेस परमिएबल। अगला वर्ड हमने लिखा है लेस प्रोटीन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोर प्रोटीन्स। यहाँ पे ज्यादा प्रोटीन है, अगर प्रोटीन ज्यादा है तो यहाँ पे एंजाइम्स भी ज्यादा मिलेंगे, मोर एंजाइम्स, एंजाइम्स भी यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। वहां पे लिपिड ज्यादा है तो यहाँ पे लिपिड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस लिपिड्स। लिपिड्स यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, लेस मिलेंगे, कम मिलेंगे। आगे वहां पे लिखा है कंटिन्यूअस, तो ये है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि बीच बीच में जगहों जगहों पे यहाँ पे क्या मिलते हैं, एक बल्ज्ड स्ट्रक्चर मिलता है, उभरी हुई संरचना मिलती है। इस उभरी हुई संरचना को नाम भी देंगे। यहां पर क्या मिलती है, इन फोल्डिंग्स मिलती है। इन का मतलब होता है अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, वलय बना लेती है, रिंग्स बना लेती है, इन्हीं को बोलते हैं इन फोल्डिंग्स। इन फोल्डिंग्स का नाम होता है क्रिस्टा। बेसिकली सिंगुलर होता है क्रिस्टा, प्लूरल होता है क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टा क्या है, इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन है। बेसिकली ये क्रिस्टा ने किया क्या है, एक्चुअली इन्होंने इंक्रीज किया है, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्रिस्टा के होने से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या हुआ, मोर एंजाइम्स के लिए जगह हो गई है यहाँ पे, मोर एंजाइम्स। जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, अगर वैसी ही मेम्ब्रेन होती इनर मेम्ब्रेन, तो क्या सरफेस एरिया कम होता है इसका, ऑब्वियसली कम होता,
अगर इसको जगह जगह से फोल्ड कर दिया गया है तो इसका पेरीमीटर या सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया है। अगर एरिया बढ़ गया है तो इस एरिया में रहने वाले एंजाइम का नंबर भी बढ़ गया है। एंजाइम को ज्यादा रखने के लिए क्रिस्टा का फॉर्मेशन होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। यहाँ पे क्रिस्टा प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक बात और लिख सकते हो आप कि यहाँ पे क्रिस्टा एब्सेंट है। अगर क्रिस्टा एब्सेंट है तो ये लेयर कैसी होगी, स्मूथ होगी, बेसिकली स्मूथ ड्यू टू नो क्रिस्टा प्रेजेंट। यहाँ पे क्रिस्टा होते ही नहीं है, इसलिए ये कैसी होती है, स्मूथ लेयर होती है। ये स्मूथ होती नहीं है, ये रफ हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रफ ड्यू टू, दिस इज रफ ड्यू टू क्रिस्टा। क्रिस्टा के कारण ये कैसी हो गई है, रफ हो गई है। क्रिस्टा को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है क्रिस्टा, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे एंजाइम का नंबर जो है इसके अंदर बढ़ जाता है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन के बारे में लिखा हमने, ये इनर मेम्ब्रेन के बारे में लिखा हमने। और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है बेसिकली ये इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। पहला कंपार्टमेंट या चेंबर आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसे बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट। बेसिकली मैं कहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। एक तो बना है आपके पास इनर चेंबर, एक बना है आपके पास आउटर चेंबर। ये वाला जो पोर्शन है ये आउटर चेंबर है और ये वाला जो पोर्शन है वो इनर चेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी है वो क्या है, इनर चेंबर। और इनर मेंबर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी है वो क्या है, आउटर चेंबर है। इस आउटर चेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, इसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को शॉर्ट में लिखते हैं पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर चेम्ब्रेन का यही नाम है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बेसिकली। और इनर चेम्ब्रेन का जो नाम होता है वो होता है मैट्रिक्स। इस चेंबर का नाम क्या होता है, मैट्रिक्स होता है बेसिकली। इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली जैसे सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा है उसी का नाम क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं आपको काम बताऊं तो ये रेस्पिरेशन के अंदर क्रेब्स साइकिल में रोल प्ले करता है। क्रेब्स साइकिल बेसिकली इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो क्रेब्स साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, इसी मैट्रिक्स के अंदर मिलेंगे। तो वो लाइन हम यहीं लिखेंगे, एंजाइम्स, एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे रखा साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल। इसी का दूसरा नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को बोलते हैं टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। इसी साइकिल का एक और नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आप यहीं पे अरेंज कर लेना, इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड, शॉर्ट में सीए साइकिल। मैट्रिक्स के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इनको जनरेट करने के लिए जितने एंजाइम्स चाहिए वो क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो यहाँ पे एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में। उस एंजाइम का नाम लिखता हूं मैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जिसको शॉर्ट में एसडीएच लिखते हैं। ये प्रेजेंट होता है कहां पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रोल प्ले करता है क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल के अंदर जितने भी एंजाइम्स काम में आते हैं वो सारे मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम ऐसा है जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ब्रैकेट में इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए एसडीएच, वो भी आप नोट कर सकते हैं।
ये तो हमने लिखा मैट्रिक्स के बारे में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में। अब हम समझते हैं कुछ और स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पढ़ा था, अभी तक हमने 2 मेम्ब्रेन बनाई है केवल माइटोकॉन्ड्रिया की। जैसा कि हमने पढ़ा था, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ओन डीएनए और राइबोसोम मिलते हैं। तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन की अंदर की साइड आप कुछ शो कर सकते हो 70S टाइप के राइबोसोम। ये क्या है? 70S टाइप के राइबोसोम है। हालांकि यहाँ पे 70S टाइप के राइबोसोम ज्यादा मिलते हैं, कुछ संख्या में यहाँ पे 55S के राइबोसोम भी ऑब्जर्व किए गए हैं। और इन्हीं 70S राइबोसोम को नाम दिया जाता है माइटोराइबोसोम, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, तो माइटोराइबोसोम इन्हीं को बोला जाता है। अंडरस्टूड? अगर पूछे माइटोराइबोसोम्स किस टाइप के राइबोसोम है, तो 70S टाइप के राइबोसोम में बता सकते हैं हम। उसके अलावा इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ डीएनए भी मिलता है, कुछ ऐसा डीएनए। इस डीएनए के बारे में अगर मैं लिखूं तो ये डीएनए बेसिकली सिंगल होता है, ये डीएनए बेसिकली सर्कुलर होता है, ये डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही होता है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई बैक्टीरियल सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर हुआ होगा, उसके बाद वो उस सेल की हेल्प करने लग गया होगा, तभी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड का निर्माण हुआ होगा। उनका जो डीएनए है इस टाइप का होता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे हिस्टोन भी होगा नहीं, तो यहाँ पे नो हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन भी होता नहीं है इस डीएनए के साथ। तो ये डीएनए के बारे में भी 4-5 बातें आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर इनर मेम्ब्रेन के ऊपर दिखते हैं। अगर मैं बना के शो करूं आपके सामने, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ इस टाइप के पूरी मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये सिमेट्रिकली प्रेजेंट। हम बनाने नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है हमारे पास। इसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोला जाता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। इसी का दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, या फिर इसी को बोला जाता है बेसिकली F0 F1 पार्टिकल। अब आप कहोगे इस F का क्या मतलब है? ये F जो है बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, फर्नार्ड मॉर्गन जो है इस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ऑक्सीसोम पार्टिकल की खोज की थी। ऑक्सीसोम पार्टिकल करता क्या है बेसिकली? अगर मैं ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझाऊं आपको, तो यहां पे देखना इस स्ट्रक्चर को, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है ये, जो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं F0 पार्टिकल, और ये जो सर्कल स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं F1 पार्टिकल। ये जो F1 है सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक्चुअली में ये एटीपी सिंथेटेज की तरह काम करता है। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की तरह कौन काम करता है? F1 पार्टिकल करता है। F0 जो पार्टिकल है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है बेसिकली। F0 किसकी तरफ लगा होता है? ध्यान से देखो, F0 पार्टिकल पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है, और ये जो F1 पार्टिकल है ये मैट्रिक्स की तरफ है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें वहां पे तो दिखेगा आपको F1 पार्टिकल किधर है? मैट्रिक्स की तरफ, और F0 किधर है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए ये जो H+ है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली, और इसी मूवमेंट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कौन कर देता है? ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कर देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, ये इनर मेम्ब्रेन पर ही तो होते हैं ऑक्सीसोम, इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है। एटीपी प्रोडक्शन का काम कौन करता है? F0 F1 पार्टिकल के अंदर जो F1 सेगमेंट है, F1 पार्ट है इस एलिमेंट का, वो क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है। और एटीपी बनाने के लिए एनर्जी कहां से लेता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने से जो एनर्जी मिल रही है उससे ये एनर्जी ले लेता है, और एटीपी के अंदर उस एनर्जी को स्टोर कर देता है। तो ये ऑक्सीसोम के बारे में था। फर्नार्ड मॉर्गन ने इसकी खोज की है। आप चाहो तो साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हो यहां से, फर्नार्ड मॉर्गन। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने F0 F1 पार्टिकल की खोज की थी। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया काम ही करता है प्रोडक्शन का, एटीपी प्रोडक्शन का, और वो कैसे करता है जिसको हमने बहुत छोटे तरीके से समझा है।
जब मैं आपको रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसी चीज को। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया है। उसके अलावा कुछ और बातें अगर मैं आपको बताऊं इस क्रिस्टी के बारे में, तो इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी इनर मेम्ब्रेन के बारे में एक और बात लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये कहां पे प्रेजेंट होती है, ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और ये चेन ही रिस्पॉन्सिबल होती है इस H+ की कॉन्सेंट्रेशन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ाने के लिए। H+ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ता है तभी तो इधर जा पाता है। जब इधर जा पाता है तो जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी से एटीपी बनती है। तब इधर कंसंट्रेशन को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे साइटोक्रोम्स भी होते हैं। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं ये रेस्पिरेशन चैप्टर में और समझ में आएगा। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही पार्ट होता है बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, डायग्राम को अच्छे से बनाइए, एक एक वर्ड्स को अच्छे से लिखिए, फिर हम इसी चीज के अच्छे से नोट्स की तरह इनको लिखते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्ड स्टडी। सबसे पहली लाइन में हमने लिखा है डिस्कवरी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की थी वो कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, डायरेक्टली आप याद रखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड दिया था वो बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है, कोलिकर। नाम किसने दिया, बेंडा ने। दोनों साइंटिस्ट के नाम आप अच्छे से लिखेंगे। आगे लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लार्जेस्ट एनिमल सेल का ऑर्गेनेल होता है। अगर पूछे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल तो क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ध्यान से समझना, 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर, यानी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर क्या होता है, 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। माइक्रोमीटर मीटर की बहुत छोटी यूनिट है, लेंथ की बहुत छोटी यूनिट है बेसिकली। आई होप ये आपको समझ में आता होगा। माइक्रोमीटर 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है और 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसका जो शेप होता है, इसका जो साइज होता है और इसका जो नंबर होता है एक सेल के अंदर वो बदलता रहता है। वेरी करने का मतलब बदलना, विथ द सेल। सेल के बदलने से माइटोकॉन्ड्रिया का शेप, साइज और नंबर तीनों चीजें बदल सकती है। जैसे हमारे ह्यूमन के ब्रेन का सेल अगर देखें उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोई अलग शेप का, कोई अलग साइज का और अलग नंबर में हो सकता है। लेकिन जब हम हमारी मसल का माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, मसल का सेल देखेंगे, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो वहां पे शेप, साइज और नंबर अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। आई होप मैं आपको ये लाइन समझा पाया हूं। मैंने एक ही बॉडी का एग्जांपल दिया है दो अलग अलग सेल में, आप दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कोई अमीबा है तो वो भी एक सेल है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका शेप, साइज, नंबर अलग होगा। हमारी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका शेप, साइज और नंबर क्या है, अलग है। तो दोनों एग्जांपल यहाँ पे वैलिड है और आप कोई भी समझ सकते हो। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है एक सेल के अंदर वो डिपेंड करता है उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। अगर किसी सेल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस सेल के अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो उस सेल को ज्यादा एनर्जी बनाकर दे सके। आगे लिखा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में, तो ये होते हैं फ्लाइट मसल के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हवा में उड़ते हैं उनको उड़ाने के लिए जो उनके पास पंख है उनके अंदर कौन सी मसल होती है, फ्लाइट मसल होती है। जैसे चील, कौवों के जो पंख है, पक्षियों के जो पंख है उनके अंदर कौन सी मसल है, फ्लाइट मसल है। उस फ्लाइट मसल के अंदर का जो सेल है उस सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं जो कि मैक्सिमम होते हैं नंबर में। एक सेल के अंदर इतने माइटोकॉन्ड्रिया है जो दुनिया की किसी भी सेल के अंदर नहीं है। उसके अलावा जो कार्डियक मसल होती है, हार्ट की जो मसल है, हार्ट भी मसल से बना है, हार्ट की मसल के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये दोनों मसल है कभी भी थकती नहीं है, इनके अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत ज्यादा एनर्जी बनती रहती है, इसलिए ये लगातार काम करते ही रहते हैं। दिल जो है, हार्ट जो है,
वो लगातार धड़कता ही रहता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे। आगे लिखा है कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे मिल सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है बेसिकली, जैसे टिपेनोसोमा भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, टिपेनोसोम लिखा है यहाँ पे, बेसिकली टिपेनोसोमा भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी एक सेल के अंदर एक ही क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, यानी कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। इन शब्दों के बारे में हम प्लांट किंगडम में और प्रोटिस्टा किंगडम में भी भर भर के पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। आगे हम समझते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही नहीं मिलेगा, केवल राइबोसोम ही मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा। उसके अलावा मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता है, यहां तक कि न्यूक्लियस भी नहीं मिलता है। सारा स्पेस खाली करके यहाँ पे हीमोग्लोबिन को भरने का कार्यक्रम किया जाता है। तो इस लाइन को भी मैं बहुत बार समझा चुका हूं आपको पिछले लेक्चर्स में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगला लिखा गया है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। इससे पहले जब हमने स्ट्रक्चर बनाई थी तब भी आपने देखा था, इसी के शेप को कहते हैं सोसेग शेप। बेसिकली सोसेग जो है एक खाने का मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, जिसे तस्करी भी बोलते हैं, जिसको आप खा सकते हो। आप गूगल पे सर्च करके इसकी इमेज देख सकते हो। सोसेज की तरह सिलेंड्रिकल शेप का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो के भी यहाँ पे आपको इमेज शो हो जाएगी सोसेज की। बेसिकली ऐसा होता है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया। अगली लाइन लिखी है ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, विथ द आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एंड द इनर मेम्ब्रेन, जिन दोनों के बारे में हम समझ चुके हैं स्ट्रक्चर में। ये दोनों मेम्ब्रेन क्या करती है, डिवाइड करती है इसके ल्यूमन को, इसके अंदर जितनी भी जगह है उसे डिवाइड करती है। किसके अंदर, दो एक्वस कंपार्टमेंट्स के अंदर। एक्वस वर्ड का मतलब ये होता है वाटर। इन दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या भरा है, वाटर भरा है, इसलिए टू एक्वस कंपार्टमेंट लिखा गया है। पहला कंपार्टमेंट है आउटर कंपार्टमेंट और उसके बाद में है इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट का नाम क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस लिखते हैं, और अंदर वाले का नाम है मैट्रिक्स। इन दोनों के बारे में हम स्ट्रक्चर में भी समझ चुके हैं अच्छे से, तो मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन भी क्लियर हुई होगी। आगे लिखा है द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, ये लिमिटिंग बाउंड्री जो है उसे बनाती है। द ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर मोर लिपिड होता है, लेस प्रोटीन होता है, लेस एंजाइम्स होते हैं और मोर परमिएबल होती है ये ड्यू टू पोरिन्स। इतना मैं आपको समझा चुका हूं डायग्राम में ही, तो ये लाइन क्लियर हुई होगी मैं उम्मीद करता हूं। आउटर मेम्ब्रेन के पास बेसिकली ये सब होते हैं, मोर परमिएबल वगैरह। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन में हो जाएगा। अगली लाइन आप समझ सकते हो, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिन्हें क्रिस्टा बोलते हैं सिंगुलर में और क्रिस्टी बोलते हैं प्लूरल में। ये किस तरफ बनते हैं, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन है उससे अंदर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ क्या बनती है, इनफोल्डिंग बनती है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी क्यों बनती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। सरफेस एरिया को इंक्रीज क्यों किया जा रहा है, एंजाइम का नंबर ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ईच एंड एवरी लाइन क्लियर हुई होगी। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और लाइनें समझते हैं। पहली लाइन हमने लिखी है द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उन दोनों के पास अपने स्पेशल स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो जुड़े रहते हैं, एसोसिएट विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। जिस टाइप का फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया को करना है उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम्स जो है वो मेम्ब्रेन को दिए जाएंगे। जैसे इनर मेम्ब्रेन को कुछ एंजाइम दिए गए हैं जो क्रेब्स साइकिल में रोल प्ले करते हैं। एक एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, एसडीएच जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन के ऊपर रखा गया है ताकि ये क्रेब्स साइकिल में हेल्प कर सके, और ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हेल्प करता है। जब ये पूरा साइकिल पढ़ेंगे तब ये चीज आपको समझ में आएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जैसा फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन जहां पे होगा वहां पे उस फंक्शन के लिए जरूरी एंजाइम्स भी दिए जाएंगे जो इन दोनों मेम्ब्रेन को दिए गए हैं स्पेसिफिकली। अगली लाइन लिखी है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स। माइटोकॉन्ड्रिया साइट है किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नेसेसरी होती है उसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह होती है जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम क्या है, क्रेब साइकिल है। बेसिकली आप समझेंगे डिटेल में रेस्पिरेशन चैप्टर में। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीसोम स्ट्रक्चर हमने समझी थी, जिसके अंदर जब हाइड्रोजन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं तब जो F1 पार्टिकल है बेसिकली, जिसके अंदर एटीपी सिंथेटिक एंजाइम है, वो क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। इसी एटीपी को सेलुलर एनर्जी भी बोलते हैं, सेल की एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे पूरे सेल के लिए जरूरी पावर का प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, सेलुलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है एरोबिक प्रोसेस के थ्रू। इसीलिए ये एक साइट है ये रेस्पिरेशन करने के लिए। अगला फंक्शन लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया का, रोल इन थर्मोजेनेसिस। थर्मो का मतलब ही होता है बेसिकली हीट, यानी हीट को जनरेट करने में, हीट को प्रोड्यूस करने में भी इसका रोल है। एटीपी जो है बेसिकली एक एनर्जी है, और हीट जो है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है। हीट को भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर सकता है। अगला लिखा है कि ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में भी रोल प्ले करता है। यहाँ पे फैटी एसिड लिखा है, मैं 2 वर्ड और ऐड करता हूं, ये शुगर और प्रोटीन का भी बीटा ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये तीनों का बीटा ऑक्सीडेशन कर सकता है, यानी कि बेसिकली ऑक्सीडेशन कर सकता है, इन सब में ऑक्सीजन को ऐड कर सकता है, आप इतना समझ सकते हो। अगला लिखा है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तो ये खुद का अपना प्रोटीन भी बना सकता है। आगे लिखा है दिस मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर, इसके अंदर डीएनए भी होता है जो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं। 70s राइबोसोम तो मिलता ही है, उसके अलावा मैंने आपको 55s राइबोसोम भी बताया था स्ट्रक्चर में, वो भी मिल जाता है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं जो जरूरी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं वो यहीं पे मिल जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको एक बैक्टीरिया की तरह भी माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है इनको बैक्टीरिया की तरह मान सकते हो, जो यूकैरियोटिक सेल में घुसे और सेल की हेल्प करने लगे। तो ये डिवाइड अभी भी किससे करते हैं, फिजन से करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी किससे डिवाइड करते हैं, फिजन से करते हैं। फिजन का मतलब क्या है, जैसे ये एक सेल ऑर्गेनेल है, जब इसे डिवाइड करना है तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो पहले 2 भागों में टूटेगा। जैसे ये सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर 2 डीएनए के भाग बन गए। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये 2 छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसी को सिंपली फिजन बोला जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाना। पहले डीएनए टूटेगा, उसके बाद में इसकी मेम्ब्रेन्स और ये पूरे स्ट्रक्चर्स टूटेंगे। अगली लाइन लिखी है F0 F1 पार्टिकल के बारे में, जिन्हें ऑक्सीसोम भी कहते हैं, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। यहाँ पे जो F0 F1 के अंदर जो F है उसका मतलब फर्नार्ड मॉर्गन है साइंटिस्ट का नाम, वो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। ये काम क्या करते हैं, ये एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं बाय द यूज ऑफ एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ये लाइन लिखी गई है। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के बारे में हमने लिखा है कि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, बाकी सारे एंजाइम्स कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स में। कुछ कहाँ पे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में। उनमें से पहला एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जिसे एसडीएच बोलते हैं। दूसरा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसके बारे में भी बात की थी हमने। और एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ट्रांसपोर्ट बोलो या ट्रांसफर बोलो बात सेम है, सिस्टम बोलो या चेन बोलो बात सेम है। तो इसको ईटीएस या फिर ईटीसी शॉर्ट में बोला जाता है। और ये नीट के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होता है। अगली लाइन लिखी है मैट्रिक्स के बारे में, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए मिलता है, 70s के राइबोसोम मिलते हैं, और मोस्ट एंजाइम्स मिलते हैं किसके लिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के 2 और नाम है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम था बेसिकली। और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, ये इसी साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इस साइकिल का नाम भी इन्हीं के सब्सटेंस के नाम पे रख दिया है। इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, मोस्ट एंजाइम्स मिलते हैं इस साइकिल में काम आने वाले, लेकिन एक एंजाइम ऐसा है एचडीएच जो इस क्रेब्स साइकिल में काम आता है लेकिन इस मैट्रिक्स में नहीं मिलता है। वो कहाँ पे मिलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलता है। ये हम बार बार समझ चुके हैं। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर विथ यू।
सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक वर्ड समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स अवश्य ही करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन, और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।